हेलो, नमस्कार, जय जोहार। कैसे हैं आप सभी। हमारे एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में आप बिल्कुल मगन होंगे। तो आज हम आपके लिए जो सवाल लेकर के आए हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हम जो सवाल लेकर के आए हैं उसमें फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है और बायोलॉजी भी। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके लिए आपका पहला सवाल। ध्वनि की प्रबलता यानी कि उसकी जो लाउडनेस होती है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर, ऑप्शन नंबर बी है आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड पर, ऑप्शन नंबर सी है वेग यानी कि वेलोसिटी पर, और ऑप्शन नंबर डी है क्या तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ पर। पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो ध्वनि की प्रबलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है उसके आयाम पर। आयाम यानी कि उसका एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसकी ध्वनि की प्रबलता, उसकी लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, और आवृत्ति ये पिच के लिए यानी कि ध्वनि का जो तारत्व होता है उसके लिए ये निर्भर करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए आपका अगला सवाल। पौधों में पानी और खनिज के परिवहन के लिए कौन सा संवहनी ऊतक यानी कि वस्कुलर टिश्यू जो होता है वो जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए है फ्लोएम, ऑप्शन नंबर बी है जाइलम, ऑप्शन नंबर सी है रंध्र यानी कि स्टोमेटा, और ऑप्शन नंबर डी क्या है मूल रोम यानी कि रूट हेयर। तो पौधों में पानी, पानी को हम क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। ज से जल, तो ज से क्या हो जाएगा आपका जाइलम। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ज से जल, ज से जाइलम। ठीक है, तो पानी और मतलब पौधों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा संवहनी ऊतक जिम्मेदार होगा, वो हो जाएगा क्या जाइलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर जाइलम। और फ्लोएम क्या होगा, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधे भोजन का निर्माण करते हैं तो भोजन को पौधे के विभिन्न हिस्सों में ये पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम, है ना। तो चलिए, और स्टोमेटा, हाँ, स्टोमेटा क्या होता है, पौधों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ये श्वसन की क्रिया इसके द्वारा होती है, और क्या होता है वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए पेडागोजी का प्रश्न। एक शिक्षिका कक्षा में एक जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढक देती है और कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। विज्ञान शिक्षण की दृष्टि से इस प्रदर्शन सह चर्चा विधि का मुख्य लाभ क्या है। तो देखिए, पेडागोजी के प्रश्न में मुख्य रूप से हमको ये देखना रहता है कि पहले जितनी भी नेगेटिव चीजें रहेंगे ना, नकारात्मक, जहाँ पे नेगेटिव रहेगा उसको आप बिल्कुल काट दोगे। या फिर रटना जो हो गया, या केवल, या फिर ही हो गया, ये सब जो शब्द रहेंगे इसको आप अवॉइड करोगे, नकारोगे, एक झटके में उसको काट देना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ऑप्शन पहला क्या है, छात्रों में केवल रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। देखिए यहाँ पे भी पहला क्वेश्चन में रटना आ गया, यहीं पे नेगेटिविटी हमको दिख रही है, तो ये हमको हमको काट देना है। दूसरा देखिए, छात्रों को सक्रिय रूप से अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने का अवसर देना। बिल्कुल यहाँ पे क्या, छात्रों को सक्रिय रूप से अवलोकन कराने, इसमें बिल्कुल ये चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी में हम क्या बात करते हैं कि इसमें ये सारी चीजें जो होती है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए ना, बच्चे मुख्य रूप से इसमें केंद्रित होने चाहिए। बच्चों को सेंटर में रख करके ही आप पढ़ाई या फिर उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनको सिखाने के लिए, तो वो आप करिए कि बच्चे उसमें मुख्य भूमिका निभाए, उसमें बच्चे फुल्ली इन्वॉल्व हो। तो छात्रों को सक्रिय सक्रिय रूप से अवलोकन करने और परिकल्पना बनाने का अवसर देना। बिल्कुल बच्चों को जितना ज्यादा हो सके उतना आप उनको मौका दे दो, ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, शिक्षिका का समय बचाना क्योंकि उन्हें कुछ समझाना नहीं पड़ता, ये भी बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना क्योंकि छात्र डर जाते हैं। तो अनुशासन बनाए बनाए रखने के लिए ये नहीं है कि आप छात्रों में क्या हो कि उनको मतलब उनके मन में डर का माहौल पैदा करें, ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। फसलों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्वों के संदर्भ में एनपीके का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो एनपीके, इसके लिए नॉर्मली आपको क्या करेंगे कि केमिस्ट्री से संबंधित ये प्रश्न है, तो आपको पीरियोडिक टेबल से संबंधित जितने भी एलिमेंट्स हैं या फिर जो मुख्य एलिमेंट्स हैं उनका नाम, उनके संकेत और उनका एटॉमिक नंबर ये याद होना बहुत जरूरी है। इसके थ्रू आप ऐसे प्रश्न या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित प्रश्न रहते हैं वो बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एनपीके यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो एन एन पर क्या होता है, सोडियम, है ना। सोडियम को क्या बोलता है, नाइट्रियम बोला जाता है। तो सॉरी, यहाँ पे
NPK। यहाँ पे N फॉर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। सोडियम, सोडियम का तो सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की, सोडियम का एटॉमिक सॉरी जो फॉर्मूला होता है वो Na होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, N फॉर क्या होता है, नाइट्रोजन। यहाँ भी दिख रहा है नाइट्रोजन, C में भी दिख रहा है नाइट्रोजन, D में भी दिख रहा है नाइट्रोजन। उसके बाद P फॉर क्या होता है, P फॉर होता है फास्फोरस। यहाँ पे फास्फोरस को किससे डिनोट किया जाता है, P से। यहाँ पे पोटेशियम हालांकि दिख रहा है, लेकिन पोटेशियम का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K, है ना, K फॉर कैलियम, ठीक है। उसके बाद अगला क्या बोल रहा है, K का पूर्ण रूप। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया K फॉर क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में। नाइट्रोजन भी दिख रहा है, फास्फोरस भी दिख रहा है, पोटेशियम भी दिख रहा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। कैल्शियम यहाँ पे दिख रहा है, कैल्शियम का फॉर्मूला सॉरी जो संकेत क्या होता है वो होता है Ca, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल आपके लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके और फिर अचानक ठंडा करके सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए है किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी है पाश्चुरीकरण यानी कि पाश्चुराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी है संघनन यानी कि कंडेंसेशन, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, स्टरलाइजेशन। तो आप बिल्कुल बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो दूध को गर्म करके मतलब एक निश्चित ताप पर आप गर्म करेंगे, फिर उसको अचानक ठंडा करके सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाश्चुरीकरण यानी कि पाश्चुराइजेशन, ठीक है। तो ये किसके नाम पे दिया गया है, ये खोज किया गया है लुई पाश्चर के द्वारा। लुई पाश्चर के द्वारा खोजा गया है, इसलिए इसको इसके नाम मतलब इनके नाम के लिए ही इसको इस नाम से दिया गया है कि इसको पाश्चुराइजेशन यानी कि पाश्चुरीकरण कहेंगे हम। लुई पाश्चर के द्वारा दिया गया है, ये इनके द्वारा खोजा गया था। तो होप ये भी आपके लिए क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल फिजिक्स से संबंधित। एक कार 2 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड। हमको इसको किसमें ज्ञात करना है, मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक कार जो है 2 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हो जाएगी 72 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका टाइम देखिए, टाइम क्या बोल रहा है, टाइम दिया हुआ है 2 घंटे। अब यहाँ पे दिया गया है कि इसकी चाल जो है हमको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करनी है। तो चाल का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, जिसको हम स्पीड भी बोलते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला रख देते हैं, इसमें जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 72, और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस पे दिया हुआ है हालांकि कि 36 यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसका आंसर निकालना है। तो आपको यहीं पे स्टॉप नहीं करना है। तो मीटर प्रति सेकंड में आपको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, 5/18, है ना, इसके साथ आपको गुणा करना पड़ेगा, जो आपको जो भी वैल्यू प्राप्त हुई है उसको। तो 36 सॉरी यहाँ पे 36 इंटू 5/18। तो इसको चलिए काट देते हैं, 18 कम 18, 18 दूनी 36। तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, 10 आया। ये किसमें प्राप्त हुआ, अभी हमको ये प्राप्त हुआ है मीटर प्रति सेकंड में। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें हमको लेके आना था, ये मीटर प्रति सेकंड में लेकर के आना था। चलिए देखते हैं ऑप्शंस में यहाँ पे कहीं पे अवेलेबल है, बिल्कुल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही आपको मिल जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ये भी हो सकता है, मतलब होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। एक डॉक्टर मरीज को सलाह देता है कि वो अपने आहार में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ शामिल करे। मरीज किस बीमारी से पीड़ित हो सकता है। यहाँ पे आपको बीमारी पता करनी है कि अगर ये चीज आप खाएंगे या फिर मतलब आयरन की कमी को पूरा करने के लिए ये चीज आपको डॉक्टर खाने की सलाह देता है, तो ये कौन सी बीमारी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी है रिकेट्स, ऑप्शन नंबर सी है एनीमिया, और ऑप्शन नंबर डी क्या है, बेरी बेरी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका,
आंसर होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, यानी कि जिसको अरक्तता या फिर रक्त अल्पता भी कहा जाता है ना। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, आंवला खाएं, गुड़ खाएं। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए ये आहार आपको डॉक्टर क्या करते हैं, सलाह करते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, ये भी है पेडागोजी से संबंधित प्रश्न। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम की संज्ञानात्मक वैधता यानी कि जो कॉग्निटिव वैलिडिटी होती है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, यह आयु के अनुरूप और बच्चों के समझ के स्तर के भीतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, इसमें केवल नवीनतम वैज्ञानिक खोजों को शामिल किया जाना चाहिए, चाहे वे कितने भी कठिन हो। ऑप्शन नंबर सी, यह पूरी तरह से केवल परीक्षाओं के अंक प्राप्त करने पर केंद्रित होना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, इसे केवल पर्यावरण के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए पेडागोजी से संबंधित प्रश्न के बारे में मैंने क्या बोला था कि इसमें जितनी भी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो इंक्लूड करनी चाहिए, जो नेगेटिव चीजें हैं उन्हें आप बिल्कुल अवॉइड करिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिख रहा है कि यह आयु के अनुरूप और बच्चों के समझ के भीतर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम की संज्ञानात्मक वैधता का क्या अर्थ है। ये चीजें जो है बच्चों की आयु के अनुरूप होनी चाहिए और उसकी समझ के अनुसार होनी चाहिए। उससे हाई लेवल के रहेंगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला सवाल, ये है बायो से संबंधित। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है और यह कौन सा रस स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय, जो कि इंसुलिन वो स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर बी है क्या, यकृत, ये जो बाइल जूस है वो स्रावित करती है। ऑप्शन नंबर सी है क्या थायराइड, इसमें थायरोक्सिन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी है पीयूष, जो कि वृद्धि हार्मोन ये बता रहा है। तो आप बताइए बिल्कुल कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो हमारे मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत यानी कि लिवर। उसमें क्या होता है, बाइल जूस यानी कि जो पित्त रस है उसका स्रावण होता है। ये किसका ये जो होता है वसा का क्या करता है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा पेन दिक्कत कर रहा है ना। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यकृत यानी कि पित्त रस यानी कि बाइल जूस का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। ठीक है, अग्नाशय ये क्या होता है, ये हमारे जो मानव शरीर होती है उसकी जो सेकंड लार्जेस्ट ग्रंथि होती है। और थायराइड ये क्या होता है, आपके गले में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि इसको क्या बोला जाता है, ये आपकी मास्टर ग्रंथि होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, किसी वस्तु का भार यानी कि वेट चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की सतह के भार का कितना भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए है 1/2 भाग, ऑप्शन नंबर बी है 1/4 भाग, ऑप्शन नंबर सी है 1/6 भाग और ऑप्शन नंबर डी क्या है, बराबर होता है। चलिए पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1/6 भाग। ठीक है, तो देखिए इसका रीजन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल का जो अंतर होता है वो किसी वस्तु का भार जो है चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की सतह के भार का कितना होता है, तो वो 1/6 भाग होता है। देखिए चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी से क्या होता है, एक तो आकार में कम होता है ना। तो और इसमें और एक रीजन ये हो जाता है कि इसका भार परिवर्तित होता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, सारी जगह पे एक ही जैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको एक एग्जाम्पल से आप समझते हैं कि अगर नॉर्मली जो एक किसी व्यक्ति का भार हो गया या फिर किसी भी चीज का अगर 60 न्यूटन या फिर 60 केजी है, तो वो क्या हो जाएगा, चंद्रमा पे उसका वो वेट जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन या फिर 10 केजी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हमारा ऑप्शन नंबर सी 1/6 भाग। ये रहा अगला सवाल, नीचे दिए गए अधातुओं के जोड़ों में से कौन सा माचिस के उद्योग और पटाखों में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फर और फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी है क्या कार्बन और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी क्या है आयोडीन और क्लोरीन। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सल्फर और फास्फोरस। आपने माचिस देखा होगा उसके जो साइड वाले एरिया में जो रेडनेस होती है ना,
तो वो क्या होता है, फास्फोरस होता है, जिसपे आप रगड़ कर क्या होता है माचिस जलाते हो। और उसमें जो सल्फर होता है, ये जो पटाखों वटाखों में जो गंध होती है ना, वो मुख्य रूप से सल्फर ही पाई जाती है, जो आग यानी कि बारूद यानी कि जो आग पकड़ने का काम करती है। तो माचिस में मुख्य रूप से क्या होता है कि सल्फर और फास्फोरस ये दोनों पाए जाते हैं। अब आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो सल्फर और फास्फोरस होती है वो मेटल है या फिर नॉन मेटल, किसके अंतर्गत ये जो दोनों एलिमेंट है वो आते हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार के जो डाउट होते हैं तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।